हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इंटेग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 को और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं, करते हैं। वो क्या है? इंटेग्रल ऑफ 4x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किसको फंक्शन माने और किसको डेरिवेटिव। हम ये जानते हैं कि यहीं पर ही हमारे पास डेरिवेटिव भी पड़ा होगा जो कि dx के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो वहाँ अगर ये चीज़ हम जानते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हमें मिल सकता है कि ये शायद डेरिवेटिव बन जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली dx से मल्टीप्लाइड है। ये वाला फंक्शन जो है ये तो अंडर रूट के अंदर है, और अगर अंडर रूट के साथ तुम किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हो, डेरिवेटिव बनाते हो, तो अपॉन में भी नीचे भी अंडर रूट आता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम एक बार ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव करके ज़रूर देखो। हम करें ज़रा। x² + x + 1 का डेरिवेटिव हमने किया 2x + 1। तो अब 2x + 1 इसका डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है 4x + 2। तो देखो, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से 2 कॉमन लेके अगर बाहर निकाल दें तो ये जो 2x + 1 बचेगा वो डेरिवेटिव है, और ये जो अंदर है अंडर रूट के, ये एक्सप्रेशन हम z पुट कर सकते हैं। तो तुमने स्टूडेंट्स हमेशा किस बारे में सोचना है? फंक्शन और डेरिवेटिव के बारे में। तो हम पुट करते हैं, पुट x² + x + 1 = z। डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x + 1 = 2x + 1 dx = dz। क्योंकि यहाँ पर 4x + 2 है तो यहाँ भी 4x + 2 बना देते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x + 1 dx = 2 dz, यानी कि 4x + 2 dx = 2 dz। तो हमारे पास देखो अब फंक्शन भी तैयार है और डेरिवेटिव भी, यानी कि हमने सारा इंटीग्रैंड जो है वो z की फॉर्म में बना लिया। तो देयरफॉर i = ये 2 dz का 2 तो हमने इंटेग्रल से बाहर रखा, √z dz। देखो सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा देखो कितना आसान हो गया। ये इंटेग्रल, ये z है, √z, और 4x + 2 × dx जो है वो 2 dz बन गया। तो एक्चुअली ये z की कौन सी पावर है? 1/2। तो 1/2 पावर का इंटेग्रल कैसे करेंगे? कितना होता है स्टूडेंट्स? पावर एक प्लस हो जाती है, z की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना बन जाएगा? 2 × z की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखो 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4/3। z कितना था? z था x² + x + 1 पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अब मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। x अपॉन √x + 4। अब इसमें हमें कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा डेरिवेटिव
अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम ऐसा करते हैं, इसमें x प्लस 4 माइनस 4 एक ट्रिक हमने इस्तेमाल की इसमें, और इस ट्रिक से इसको हम इंटेग्रेट कर पाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखो प्लस 4 माइनस 4 किया, इस x प्लस 4 के नीचे x प्लस 4 का अंडर रूट अलग और 4 के नीचे अलग कर दूंगा। 4 ही क्यों प्लस माइनस किया, ये तुम्हें दिखाई दे ही रहा है स्टूडेंट्स के अंडर रूट के अंदर प्लस 4 था, तो मैंने इसीलिए 4 से प्लस माइनस किया। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट dx। अब ये जो अंडर रूट है ये ऊपर चला जाएगा, कैसे, देखो अगर x अपॉन x अंडर रूट हो तो इसका मतलब होता है x अपॉन x पावर हाफ, और ये बन जाता है x पावर 1 माइनस हाफ। जो ये डिनोमिनेटर में पावर होती है बेस की, वो जब डिनोमिनेटर में जो बेस है उसको जब हम ऊपर लिखते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है, हम सब जानते हैं। तो x की पावर हाफ हो जाता है। x की पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट एक्स। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी होगा, इंटेग्रल x पावर 4 अंडर रूट माइनस 4 इंटू एक्स पावर 4 पावर माइनस हाफ, ये हमारा इंटेग्रल बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले हमें डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब डेरिवेटिव की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट एक्स आ रहा था, जिसको इंटेग्रेशन में डालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने क्या किया, दो अलग अलग इंटेग्रल तैयार कर लिए, दो अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, इंटेग्रल तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर x बाहर हो और अंडर रूट के अंदर भी x हो, ऐसी मिक्स टर्म्स है नहीं, इसके अंदर भी नहीं है और इस इंटेग्रल में भी नहीं है। तो अब x की जगह x प्लस 4 को तुमने x मान लेना है। देखो अगर मैं x प्लस 4 को z पुट करूंगा, मैं रफ में करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, कि अगर मैं x प्लस 4 को z पुट करूंगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ तो dx आएगा और यहाँ dz हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव में ये जो कांस्टेंट टर्म प्लस की है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा करते होते हैं कि जहाँ पे x प्लस 4 या हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़े ना x प्लस a को, इस टाइप से x की जगह x प्लस a आ जाए, कहीं भी आ जाए, हम सब्स्टिट्यूट चाहे ना भी करें तब भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमारे लिए x है वैसा ही x प्लस a है। क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ये कांस्टेंट तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए तो हमने x प्लस 4 को x ही मान लेना है, बिल्कुल उसी तरह इंटीग्रेट करना है इसको जैसे हम x को करते हैं, बस x की जगह x प्लस 4 है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस 1, ये पावर 1/2 है, अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर x प्लस 4 पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब तो ये इंटीग्रेट हो ही गया, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो 3/2 को रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखना है, 2/3 x प्लस 4 3/2 माइनस ये 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि अगर x की जगह x प्लस a हो तब भी हमें उसको x मान के ही सॉल्व कर देना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ये a जो है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, dx इज इक्वल टू dz। तो हम क्यों अपने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाएं, हमें क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना चाहिए
कि हम कम से कम स्टेप्स में सिंपलर वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, और हमें कोई और वेरिएबल अगर ज़रूरत ना हो तो हम बीच में ना लेके आएँ। तो x की जगह x प्लस a को भी x मान के किया जाना चाहिए। इसी से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 dx। इसमें हमें क्या सोचना चाहिए, किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो एक बड़ा जनरल सा आइडिया देता हूं तुमको। हर बार नहीं ये पॉसिबल होता, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये हमें आइडिया बता देता है कि हमें किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, सब्स्टिट्यूट क्यों किया जाता है? सब्स्टिट्यूट इसलिए किया जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ को, कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ को सिंपलर बनाएं। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लग रहा है वो है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि शायद हम एक्स क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन कर पाएँ। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हम एक्स क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया जा सकता है, क्या एक्स स्क्वायर dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है? यहाँ पर ये x पावर 5 है, तो x पावर 2 को हम अलग करके dx के साथ कर सकते हैं, और बचेगी कितनी पावर? x पावर 3 बचेगी। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि श्योरली हम एक्स क्यूब माइनस 1 को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। हमारे पास x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई 1/3 dz। और इसको क्या मान लेना है तुमने? इसको x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx ऐसे मान लेना है। तो मैं इंटेग्रल एक बार फिर लिखूंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करूंगा। इंटेग्रल है एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। देखो, एक्स पावर 5 को इस तरह लिखा जा सकता है। अब बिल्कुल क्लियर है हमारे पास ये बात कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हमने की है। तो ये तो है z पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब को क्या लिखें? देखो, यहाँ से मिलता है हमें एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी z प्लस 1, तो z प्लस 1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1/3 dz। तो 1/3 को मैंने बाहर रख दिया और dz लगा दिया। तो ये इंटेग्रल क्या बन गया? अब ये ब्रैकेट खुल जाएगी, z पावर 4/3, क्योंकि z की पावर 1, जब z की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर साइड अप हो जाएंगी, प्लस z की पावर 1/3 dz। एक और बात सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटेग्रल में वो वेरिएबल t या z वो तो ले ही आते हैं, लेकिन वो x को भी यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, x भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दूं, एक्स क्यूब, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। जब हम एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सारा इंटीग्रैंड उसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम सारा इंटीग्रैंड उसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं करते तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि सारा इंटीग्रैंड हमने एक स्टेप में भी ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हम z और x दोनों का इस्तेमाल कर रहे हों, या तो पूरा x में या पूरा z में। मिक्स कभी भी नहीं करना है, किसी भी स्टेप पे नहीं करना है, वो स्टेप गलत हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखो सिंपल है, x की पावर n का इंटीग्रल जैसे होता है वही चीज़ आ गई।
1/3 ब्रैकेट स्टार्ट z की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस z की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 देखो ये कितना बन जाएगा, z की पावर 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3, तो ये भी 7/3 है। 7/3 यहाँ पर आएगा तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, तो 3/7 z की पावर 7/3 प्लस ये 4/3 हो जाएगा, तो 3/4 z की पावर 4/3 प्लस c। जब बाहर का 1/3 ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 1/7 z की पावर 7/3 प्लस 1/4 z की पावर 4/3 प्लस c। तो z क्या था, z था देखो x³ -1, तो वही पुट कर देते हैं z को। देयरफॉर i इज इक्वल टू आंसर आ गया x³ -1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पावर 4/3 प्लस c। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। x³ अपॉन 2 + 3x³ होल क्यूब dx। यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है, तो शायद इसी को हम z पुट करें। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए। तो 2 + 3x³ का डेरिवेटिव कितना बनता है, 2 का डेरिवेटिव 0, 9x², यानी कि x² हमारा डेरिवेटिव में आ रहा है। तो हम फिर पुट कर देते हैं, पुट 2 + 3x³ इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9x² dx इज इक्वल टू dz। अब ये 9 को उस तरफ ले जाओ तो x² dx इज इक्वल टू 1/9 dz। तो हमारा इंटेग्रल z में क्या बनेगा, 1/9 मैंने यहाँ लगाया, ये dz के साथ जो था इंटेग्रल dz अपॉन z पावर 3। देखो ये z है पूरा, इसकी पावर 3, तो 1/9 ये है z की पावर -3 dz। तो कितना आएगा आंसर, z की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। i इज इक्वल टू, देखो 1/9 तो है ही, लेकिन ये पूरी टर्म माइनस की है क्योंकि -3 + 1 है, तो माइनस लगाया मैंने यहाँ पर, इंटू 1/2 आ गया ये, और z की पावर -2 प्लस c। तो ये आंसर क्या बन गया, -1/18। z कितना था, 2 + 3x³ इसकी पावर -2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं हैं, छोटे हैं, लंबे भी नहीं है, बस तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि डेरिवेटिव कहाँ है हमारे इंटीग्रैंड में और फंक्शन कहाँ पर है। और जैसे जैसे तुम ये क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, तुम उतना ही ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा पाओगे इसको सॉल्व करने के बारे में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इंटेग्रल ऑफ 1/x log x पावर m dx। तो इसमें देखो log x को ही z पुट करेंगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको। तो log x का डेरिवेटिव कितना है, 1/x dx के साथ मल्टीप्लाई में पढ़ा ही है, तो आ गया पुट log x इज इक्वल टू z। फिर डिफ्रेंशिएट किया हमने, 1/x dx इज इक्वल टू dz। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना बन गया, dz अपॉन z पावर m। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बना था पावर -3, यहाँ पर आ गई पावर m। तो स्टूडेंट्स
आई थिंक इसके बाद तुम खुद कर सकते हो। हमने इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पिछली क्लास में ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है I इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर टी एक्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा नज़र आ रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हमें पता चल गया, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, देन वी गेट 2x dx इज इक्वल टू डी जेड, और x dx है हमारे पास, तो x dx की कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 dz। तो इंटेग्रल क्या बन गया, इंटेग्रल हमारे पास तैयार हो गया 1/2 dz अपॉन EZ, यानी 1/2 e की पावर माइनस z dz। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, e पावर z का इंटेग्रल भी e पावर z ही हुआ करता है। तो 1/2 e पावर माइनस z तो आएगा, लेकिन साथ ही में हम -1 से इसे डिवाइड भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि z का कॉफिशिएंट है -1। देखो एक बात जनरली समझ लो कि अगर x की जगह तुमको ax प्लस b दिखाई दे रहा हो तो इस b की टेंशन नहीं करनी चाहिए, x की तरह ही इस पूरी टर्म को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इंटेग्रल में इस a से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। क्यों करना पड़ेगा, देखो अगर हम ax प्लस b को z पुट करते हैं तो डेरिवेटिव कितना बनता है, a dx इज इक्वल टू dz। तो dx कितना बनता है, 1/a dz। तो देखो कॉफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर इंटेग्रल, तो इसको जब इंटेग्रल में पुट करोगे तो 1/a तो आएगा। तो 1/a का मतलब है कि x के कॉफिशिएंट से हम आंसर को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये बात हम जानते हैं तो हमें फिर बार बार सब्स्टिट्यूशन अलग अलग ढंग से करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखो माइनस की टर्म बन गई, -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस z था एक्स स्क्वायर प्लस c। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर जहाँ पर x होना चाहिए फॉर्मूलों में जब तुम इंटीग्रेट करने लगे हो, वहाँ पर अगर ax प्लस b आ जाए तो b की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आंसर जब तुम फाइंड आउट करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ax प्लस b लिखोगे और पूरे आंसर को a से डिवाइड करोगे। ये मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन करके भी ऐसे ही आता है। सब्स्टिट्यूशन में हम यही सीख रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये क्लियर कट पता है तो हम बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर क्लियर कट ही दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मल्टीप्लाई में पड़ा है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। तो यहाँ से हमको मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dz। देयरफॉर I becomes e पावर z dz इज इक्वल टू e पावर z प्लस c। तो e पावर z का इंटीग्रल e पावर z होता है, तो ये बन गया e पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, I इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। तो इसमें e पावर 2x प्लस 1 को अगर हम पुट कर भी दें z, तो e पावर 2x माइनस 1 नहीं आएगा, क्योंकि -1 डेरिवेटिव में कैसे आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, e पावर x से
न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। मैंने क्या किया, ई पावर एक्स से हर टर्म को डिवाइड कर दिया, हर टर्म को डिवाइड कर दिया मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। उस वजह से क्या हुआ कि ये इंटीग्रैंड जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखोगे दोनों जगह पे, तो सॉल्व करने के बाद यही आएगा, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। जिस तरह से हम प्लस एंड माइनस करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। तो अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, और दूसरी टर्म डेरिवेटिव में क्या बनेगी, माइनस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस जो है लगा हुआ डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। तो अब हमें क्लियर हो गया कि किसे z पुट करना है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट किया, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो टर्म्स हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटेग्रल डी जेड अपॉन जेड। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, लॉग मॉड जेड प्लस सी इज इक्वल टू लॉग मॉड, अब ई की पावर में जेड को पुट कर दो, ई की पावर एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तुम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास x की जगह उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ax प्लस बी टाइप में है, तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह मानेंगे जैसे कि x को मानते। यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि tan का स्क्वायर है, तो जब भी tan का स्क्वायर आए तुमको सोचना है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर का हमने देखा है कि हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx लिख सकते हैं हम इस तरह। tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, एंगल तो वही रहेगा, तो इसमें सब्सटीट्यूशन 2x माइनस 3 हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सरसाइज ही सब्सटीट्यूशन की है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इससे बचा जा सके तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। 2x माइनस 3 को अगर हम पुट कर भी देंगे तो 1/2 dz आ जाएगा, पुट करके देख लेना, सिर्फ 1/2 का फर्क पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही समझाया तुमको कि अगर x की जगह कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है ax प्लस बी है तो उसको पूरे को x ही मानना है। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बगैर उसके भी सब्स्टिट्यूशन के भी किया जा सकता है। तो सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है हम सब जानते हैं, tan 2x माइनस 3। एंगल कभी भी चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, और माइनस का x 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल प्लस c, लेकिन इसके नीचे 2 भी आ जाएगा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 है, ये 1 तो इसमें तो 2x है नहीं, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन माइनस x हो गया, लेकिन tan 2x माइनस 3 की डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि x का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड करना है हमने। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिख दें, tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया, हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं यही बता रहा हूँ कि x की जगह ax प्लस बी हो तो हम इस तरह से उसको डील करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स लिखने की जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स नहीं लिखते। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।